उत्तर प्रदेश में आपको ऋतुओं के बारे में बताया जा रहा था कि कितनी प्रकार की ऋतुएं होती हैं। तो 3 प्रकार की ऋतुएं बताई गई थी। कौन कौन सी बताई गई थी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो शीत ऋतु जो था बता दिया गया था, ग्रीष्म ऋतु बताया गया था। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु में आपको बताया गया था कि जब ये देखेंगे ग्लोब के माध्यम से कि ये होता है, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। अच्छा, इसको कौन सी रेखा कहते हैं? हाँ, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, ये कर्क रेखा। जब अब यहां से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो मैप है वो ये यहीं से सटे ऐसे है। तो जब कर्क रेखा पर जो है सूर्य सीधे पड़ता है तो सबसे अधिक गर्मी होती है। और सबसे अधिक गर्मी कब, किस मौसम में होती है, किस महीने में होती है? जून महीने में। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? जून में। और कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, उस समय सीधी पड़ती हैं एकदम, और सीधी पड़ती हैं, इस नाते यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। और इसका तापमान जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे और जो बताया गया था कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना ग्रीष्म काल का है, तो अधिकतम औसतन अधिकतम तापमान कितना बताया गया था? 36 से 39 तक। और न्यूनतम तापमान कितना बनाया गया था? 21 से 27 तक। ठीक है। इसके बाद 23 था, 23। इसके बाद फिर बताया गया था कि जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो क्या है, यहाँ कर्क रेखा से नजदीक है ना, बुंदेलखंड के जो भी जिले हैं तो वो कर्क रेखा से नजदीक है, इस नाते वहां पे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। जैसे कौन कौन सा जिला था? जैसे इलाहाबाद है, कानपुर है। इसके बाद फिर बुंदेलखंड के जो जितने जिले हैं, जैसे क्या है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, इसके बाद फिर चित्रकूट, ये सब जो जिले हैं, कई जिले, 4-5-6 जिले आपको बताएं, 6-7 जिले, वो पूरा बुंदेलखंड के जिले, यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है क्योंकि कर्क रेखा के नजदीक है ये। इसी कारण अगर कोई पूछ ले कि बुंदेलखंड में गर्मी क्यों पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा से नजदीक है और सीधे सूर्य की रोशनी पड़ती है। जैसे ऐसे सीधे पड़ेगी तो, और ऐसे पड़ेगा तो थोड़ा सा वो होता है ना, जब सीधे पड़ेगी तो और गर्मी पड़ता है। ठीक है। अब इसके बाद फिर देखेंगे कि जो यहाँ पर मई जून महीने में एक गर्म और शुष्क हवा बहती है, गर्म और शुष्क हवा बहती है, जिसे उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? लू नाम से जाना जाता है। जैसे हर क्षेत्रों में जब ज्योग्राफी सर पढ़ाएंगे तो हर प्रदेशों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में लू के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, लू के नाम जाता है। सबसे अधिक गर्मी जो बताई गई थी, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पे पड़ती है? आगरा में, आगरा और झांसी। और सबसे कम गर्मी कहाँ पे पड़ती है? बरेली में। और बरेली में गर्मी कम पड़ने का कारण क्या है? ये उत्तराखंड से लगा हुआ है। उत्तराखंड में देखेंगे तो जो है उधर क्या है, ठंड है। अभी इस समय चले जाइए, देखिए इतनी गर्मी यहाँ पड़ है, लेकिन उत्तराखंड में चले जाइए अभी ठंडक है वहां पे। तो मौसम के हिसाब से है, तो सबसे कम बरेली में और सबसे अधिक आगरा में गर्मी पड़ती है। ये हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताए थे। ठीक, इतना ग्रीष्म ऋतु। अब इसके बाद वर्षा ऋतु के बारे में बताना था। तो वर्षा ऋतु के बारे में जो बताए थे हम कि उत्तर प्रदेश में जो है जून से लेके कब तक? जून से लेके सितंबर तक वर्षा ऋतु जो है जून से लेकर के और सितंबर तक सबसे अधिक यहाँ पे वर्षा होती है, जून से लेके सितंबर तक। जून महीने आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा जो होती है यहाँ पर। जैसे इंडिया का मैप ऐसे बनाइए और तब हम समझाते हैं इसको। देखिए ये हो गया ना। अब सबसे अधिक जो मानसून आती है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है, जो केरल तक पे टकराता है, यहाँ पर जो है सबसे अधिक वर्षा जो होती है। यहाँ ऐसे उत्तर प्रदेश बना लीजिए। सबसे अधिक वर्षा जो होती है इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा, 80% वर्षा भारत में। क्योंकि आप देखेंगे 1 जून तक ये जो है मानसून आ जाता है हर साल। जो है 1 जून मतलब जून के प्रथम सप्ताह में यहाँ मानसून केरल के तट पे टकरा जाता है। अब यहाँ से ये उठता है कर्नाटक से महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऐसे जाता है।
और एक जो धारा, एक जो है ये बंगाल की खाड़ी, आप जान रहे होंगे यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से एक मानसून यहां से चलता है और इधर से इस रास्ते से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाता है। ठीक है, तो दो तरह से मानसून, इसे पूर्वी हवा के नाम से, पूर्वी हवा, पूर्वा हवा के नाम से भी कहते हैं इसे। अभी पूछ ले कौन से मानसून को पूर्वा हवा, तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है उसे पूर्वा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो मानसून जाता है यह उत्तर, देखिए पश्चिम में जो जो ऐसे बढ़ता जाएगा और बारिश करते हुए ये कहाँ निकल जाता है, ये ऐसे निकल जाता है, ये निकल जाता है पाकिस्तान तक, यहाँ ऐसे निकल जाता है। लेकिन इसकी एक धारा जो होती है ये ऊपर ऐसे उत्तर की तरफ मुड़ जाती है, और उत्तर की तरफ जब मुड़ जाती है तो ये वाला क्षेत्र जो है ये आप देखेंगे कि ये हिमालयी क्षेत्र है। ये पूरा जो है ये पूरा ये यहीं से हिमालयी क्षेत्र हो जाता है। देखिए यहीं पे नेपाल है, इधर जो भारत के जो है प्रदेश है, ये सब जो है यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ बहेगी जब हवा, तो यहाँ से ऊपर टकरा जाती है, और टकरा, क्योंकि रास्ता तो होता नहीं है, ऊपर पर्वतों से टकरा करके वापस आकर के और भारत के जो है यहाँ पर, यहाँ उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा करती है। तो लौटते हुए मानसून के मतलब काफी अधिक, और कहाँ पे वर्षा अधिक कर रहा है, सबसे अधिक तराई क्षेत्रों में ये वर्षा करती है। तो ये बताया गया था कि बारिश जो किस मानसून से, तो अगर पूछ लिया क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो बंगाल की खाड़ी जो पूर्वा कहा जाता है उससे अधिक वर्षा होती है। इससे भी दक्षिण पश्चिम में, इससे दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा होती है। इसमें जो है ये, इससे जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र और जो ये पठारी क्षेत्र है इसमें वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिम मानसून से। लेकिन और ये बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है इसके पूर्वी क्षेत्र और उत्तर क्षेत्र में बारिश कराता है, और सबसे अधिक बारिश इसी से होती है। ठीक समझ रहे हैं ना, ये चीजें क्लियर हो रही ना। तो दो तरह से मतलब ये है बारिश होती है, दो तरह से मानसून जाता है, एक जो है आपके दक्षिण पश्चिम मानसून है और एक बंगाल की खाड़ी से जो मानसून बनता है। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे कि जो है इसमें तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि वर्षा में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि आप देखेंगे गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा हो रही है, और सबसे कम वर्षा कहाँ पे हो रही है, मथुरा में होती है। तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है गोरखपुर में, यहाँ पर 184.7 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है गोरखपुर में। मतलब जो यहाँ का माना गया है औसतन जो है 184 डिग्री सेंटीग्रेड, अरे 84 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मथुरा में आप देखेंगे 54.40 तक वर्षा होती है, सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 54.40। और यहाँ पे गोरखपुर में सबसे अधिक, मतलब अंतर भी यही उत्तर प्रदेश में ही अंतर पाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कहाँ, गोरखपुर आपका यहाँ है, मथुरा कहाँ है, मथुरा इधर है। तो इसमें क्या है, इतने ही दूर में कितना अंतर पाया जा रहा है, बस वही है कि एटमॉस्फेयर का अंतर है। देखिए गोरखपुर में तराई क्षेत्र होने के कारण सबसे अधिक वर्षा हो रही है, और उधर मथुरा में जो है, मथुरा जो है उधर वो वाला बेल्ट, आगरा मथुरा वाला क्षेत्र पड़ जा रहा है, तो वहां पे कम वर्षा हो रही है। ये पश्चिम में आ जा रहा है, ये वाले पश्चिम में आ जा रहा है, तो यहाँ पे कम वर्षा हो रही है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें अंतर भी पाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कि जैसे यहाँ पे पूर्व वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर पूर्व वाले क्षेत्र में 112 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर देखेंगे मध्य क्षेत्र में, जो मध्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र जो गंगा यमुना वाला है, यहाँ पे 91 सेंटीग्रेड नहीं 91 सेंटीमीटर, सॉरी 91 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर 81 सेंटीमीटर होती है। और दक्षिण में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला यहाँ पर भी ऐसे 91-92 होती है। तो ये यहाँ पर जो है बारिश की मात्रा देखिए अंतर भी पाया जाता है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद देखिए जो जो आप देखेंगे पूरब से जो जो पश्चिम जाएंगे वर्षा में कमी आती आएगी। यहां से देख रहे हैं ना, जो जो पूरब से पश्चिम जाएंगे, देखिए 112 हुआ, 91 हुआ, 81 हुआ, ये अंतर आता रहता है। ठीक है, तो ये इसमें अंतर पाया जाता है। और जो है आप देखेंगे कि गोरखपुर में जो औसतन वर्षा का है, मतलब औसत लगाया गया है 56 दिन तक बारिश हो सकती है यहाँ पे। और जो है वहीं पर पूरे उत्तर प्रदेश का औसत निकाला जाए तो 36 दिन की बारिश हो सकती है। ये आपका वर्षा ऋतु है। ठीक, वर्षा ऋतु समझ गए ना चीजें।
दो तरह से वर्षा होती है, आप जान लीजिए, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसका प्रभाव पड़ता है? बंगाल की खाड़ी से जो मानसून जाता है उससे अत्यधिक वर्षा करता है। और यहां से इसकी जो बंगाल की खाड़ी से एक जो चला जाता है पश्चिम में बारिश करते हुए, ये निकल जाता है पाकिस्तान की तरफ, और दूसरा जो उत्तर की तरफ उठता है वो हिमालय के पर्वतों से टकरा करके और फिर कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। और जो तराई क्षेत्र है, गोरखपुर, ये सब क्षेत्र, महाराजगंज वाला, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा करता है। ठीक, तो वर्षा वाला लिख लीजिए एक बार, इसको लिखाए नहीं थे ना, तो लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। वर्षा ऋतु हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु, उत्तर प्रदेश में वर्षा जून से सितंबर माह तक मानी जाती है। 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 फिर लिखिए उत्तर प्रदेश सहित, अगले पॉइंट से, उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में, उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। और उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी की शाखा से अत्यधिक वर्षा होती है। अब अगले पॉइंट से लिखिए, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून, ब्रैकेट में पूर्वा ऐसे लिख लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून, ब्रैकेट में पूर्वा जून के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी सिरे में प्रवेश करता है। दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी सिरे में प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है। इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम में निकल जाता है। कुछ भाग सीधे पश्चिम में निकल जाता है, वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम में निकल जाता है, पश्चिम में, लेकिन कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है। कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है।
और वह हिमालय से टकराकर पुनः वापस होता है। हिमालय से टकराकर वह पुनः वापस होता है और वह हिमालय से टकराकर पुनः वापस होता है। इसे वापस होते मानसून से प्रदेश के तराई इलाके में खूब वर्षा होती है। तराई इलाके में खूब वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है। पठारी क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है। पठारी तथा पश्चिमी मैदानों में वर्षा होती है। अगले पॉइंट से लिखिए, प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता पाई जाती है। जहां एक तरफ गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक ब्रैकेट में लिख लीजिए 184.7 सेंटीमीटर, 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रदेश में सर्वाधिक गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं दूसरी तरफ मथुरा में सबसे कम 54.40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 54.40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूर्वी मैदान में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदान में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। मध्य मैदानी क्षेत्र में 94, मध्य मैदानी क्षेत्र में 94 और पश्चिमी मैदान में 84 सेंटीमीटर। पश्चिमी मैदान में 84 सेंटीमीटर और दक्षिणी मैदान में 91 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रदेश 94 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रदेश में जैसे जैसे हिमालय से दूर होते हैं, प्रदेश में जैसे जैसे हिमालय से दूर होते हैं या जैसे जैसे
पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, या जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा में कमी होती है, वर्षा की मात्रा में कमी होती है, वर्षा की मात्रा में कमी होती है। अब देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है, ये उत्तर प्रदेश में जब यहां से पूरब से कब कहां पश्चिम जाएंगे, देखिए वर्षा की देखिए कैसे मात्रा कमी हुई, 112 सेंटीमीटर दर हो रही है, मध्य में आएंगे 94 सेंटीमीटर, और फिर पश्चिम में आ रहे हैं 84 सेंटीमीटर। तो पूरब से पश्चिम जाने पर अगर पूछ लिया कि पूरब से पश्चिम जाने में वर्षा की मात्रा में क्या प्रभाव पड़ता है, तो कमी आती है। या फिर आप उत्तर से दक्षिण आएंगे तब भी तापमान घटेगा, ठीक है। तो हिमालय से जब इधर आएंगे तब भी होगा। तो ये है आपका, ये वर्षा ऋतु हो गई, ठीक। तो ये 3 ऋतुएं आपकी हो गई, तीनों ऋतुओं आपको कंफर्म हो गया। अब इसी ऋतु में ही आपका क्वेश्चन बनेगा, कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, कोई चक्रवाती जो मतलब हवा पूछ लेगा कि कौन कौन ग्रीष्मकालीन है, कौन तापमान पूछ लेता है कि पूर्वी क्षेत्र में कितना तापमान होता है। ये सब क्वेश्चन इसी नाते पूरा लिखा दिए हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे तो उसको आपको तैयार हो जाएगा। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा, उत्तर प्रदेश की मृदा। सॉइल्स ऑफ यूपी। सॉइल्स ऑफ स्पेलिंग गलत है ना, SOI होगा, SOI सॉरी, SOILS सॉइल्स, ये हो गया, ठीक। देखिए उत्तर क्या हो गया, उत्तर की मृदा, उत्तर प्रदेश की मृदा, ठीक, सॉरी, उत्तर प्रदेश की मृदा हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश की मृदा, ठीक है। अब मृदा में हम लोग देखेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। पहले अब देखिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, अब उसी पे आपको चलना है, आप जान जाएंगे कहाँ की मृदा कैसी होगी। आपको पहले ही बताए हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, उसी पर आपको चलना है, बस एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाए हैं शुरू से ही। तो देखिए मृदा का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, वो जो आप देखेंगे कि ये क्या है, ये चट्टाने हैं, इतनी बड़ी चट्टाने हैं, ये चट्टानों से क्या होता है, इस चट्टानों से अपक्षय और अपर्दन होता है, अपक्षय और अपर्दन होता है, और जो है टूट टूट के पर्वत जो है, जो अपक्षय अपर्दन से यहाँ पे आके जमा होता है, और इसी अपक्षय अपर्दन के द्वारा ही मृदा का जो है निर्माण होता है, अपक्षय अपर्दन के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। तो इसी को जो है हम मृदा कहते हैं, ठीक है, जो मृदा। अब जैसे जैसे अब देखिए भावरी क्षेत्रों में, भावर जो क्षेत्र था उसमें क्या बताया गया, उसमें क्या पथरीली मिट्टी आ गई, पत्थर अभी आया, तो पत्थर जो वहां पथरीली कंकरीली मिट्टी हो गई, और उसके बाद जो है तराई क्षेत्रों में आप देखेंगे तो छोटे छोटे कण गए, तो वो और उपजाऊ हो गया। तो इसी तरह से मतलब मिट्टी का निर्माण जो होता है वो अपक्षय और अपर्दन के कारण, अपक्षय अपर्दन क्या है, जो टूट टूट के पत्थर या उसकी जो टुकड़े टूट टूट के आकर के पृथ्वी पे जमा होते हैं, उसी आधार पर जो है हमारी मिट्टी का निर्माण होता है। जो असंगठित पदार्थ होते हैं, जैसे जो मूल चट्टान और वनस्पतियों के द्वारा जो है, मूल जो चट्टान होती है और वनस्पतियां जो हैं उनके आधार पर, उनके द्वारा ही मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे वनस्पतियां भी हुई, वनस्पति में देखिए पत्ती डाली जो भी टूटता है सड़ करके क्या मिट्टी हो जाता है ना, वो सब। तो वनस्पतियों और जो भी चीज है, जैसे मूल चट्टाने हुई वनस्पतियों, उसके आधार पर जो है अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो हम लोग जो है आप देखेंगे मृदा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। जो उत्तर प्रदेश की मृदा है, उत्तर प्रदेश की मृदा जो है, इसका जो वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, 3 भागों में वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। देखिए पहली जो मृदा है आप देखेंगे पर्वतपदीय मृदा, पर्वतपदीय मृदा, पर्वतपदीय मृदा
जैसे पर्वतपदी जो ही भाभर और उसका है क्या है, तराई क्षेत्र है, वही है पर्वतपदी। पर्वतपदी मतलब पर्वत के पद में जो नीचे है, जो वही बताए थे। अगर भाबर, इसकी जो मिट्टी अभी आएगी आप देखेंगे तो कौन कौन सी आएगी, भाबर और तराई वाली मृदा जो आएगी, ये इसका वो होगा। इसके बाद में मध्य मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र। और तीसरा जो भाग है आप देखेंगे ये दक्षिण की पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र, पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र, या इसे बुंदेलखंड का कहेंगे इसको। देखिए वही तीनों चीजें हैं जो उसमें बताए हैं, 3 प्रकार में बांटा गया था, वही चीज इसमें भी पर्वतीय पदी मध्य, जैसे ये मध्य गंगा वाला मैदान है और ये जो है पठारी वाला मैदान है, यही 3 चीजें हैं। अब इसी पर जो है मिट्टी के प्रकार है, ये जो है वर्गीकरण 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। ये इसको क्या कहेंगे, बुंदेलखंड की मृदा भी कहते हैं, बुंदेलखंड की मृदा, बुंदेलखंड की मृदा इसे कहते हैं। ठीक, ये 3 प्रकार हो गया, पर्वत पदीय मृदा, मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा और जो है दक्षिण के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र की मृदा। ये 3 प्रकार हो गए। अब इसमें भी जो है हम देखेंगे कि इसमें भी प्रकार, इसके भी अलग अलग प्रकार हैं जो हम लोग देखेंगे यहीं पे। अब देखिए इसमें जो है पर्वत पदी मृदा में ये 2 प्रकार की है। पर्वत पदी जो मृदा है ये 2 प्रकार की होती है, भाबर क्षेत्र की मृदा, भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र की मृदा और तराई क्षेत्र की मृदा। ये पर्वतीय क्षेत्र की मृदा 2 प्रकार की होती है, भाबर क्षेत्र की मृदा है और तराई क्षेत्र की मृदा। ऐसे स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा आप भी। और इसके बाद मध्य मैदानी क्षेत्र में जो देखेंगे इसे, इसमें होती है जलोढ़ मृदा, इसमें होती है जलोढ़, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। देखिए इसमें जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर, खादर और बांगर, खादर और बांगर मृदा, खादर और बांगर मृदा। देखिए जलोढ़ मृदा जो है ये 2 प्रकार की है और इसी में देखेंगे ये कई प्रकार की है। इसमें देखिए इसमें क्या हो गया, जलोढ़ मृदा में खादर मृदा और बांगर मृदा। ठीक, इसके बाद लवड़ी एवं क्षारीय, लवड़ीय एवं क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा। इसके बाद यहीं पर मरुस्थली मृदा, मरुस्थली, मरुस्थली मृदा। देखिए ये मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा है जिसमें आपका खादर बांगर हो गया, फिर लौड़ी एवं क्षारीय मृदा होती है, इसके बाद मरुस्थली मृदा होती है और इसके बाद एक होती है भूड़ मृदा, भूड़ मृदा। ये है मृदा का जो है। अब देखिए ये 2 प्रकार का ये हो गया और तीसरे में भी इसमें इधर हम देख ले रहे हैं। इसमें देख ले रहे हैं इधर, इसका प्रकार इधर हम देख ले रहे हैं, ये कितने प्रकार का होता है। इसमें पर्वतीय मृदा में कौन हो गया, भाबर क्षेत्र मृदा हो गया, तराई क्षेत्र की मृदा हो गई। इधर जलोढ़ हो गया, जलोढ़ में आपका खादर बांगर हो गया, लौड़ी मृदा हो गई, मरुस्थली मृदा हो गई, भूड़ मृदा हो गई। इसमें देखेंगे लाल मृदा, परवा मृदा,
देखिए इसमें लाल मृदा हो गई, परवा मृदा हो गई, माड़ मृदा हो गई, इसका प्रकार है ये सब। अब ये सबको हम बताएंगे। माड़ मृदा हो गई, लाल, परवा, माड़ और राकर। राकर इतना रहने दीजिए, बहुत नहीं, जो है मेन जो है इधर है। अब ये इतने प्रकार की ये मृदाएं हैं। उत्तर प्रदेश में मृदा का वर्गीकरण जो है 3 बराबर भागों में किया गया है। कौन कौन है? पर्वत पदीय मृदा। देखिए अब यहाँ मैप से भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा हो गया? पर्वतपति मृदा, ये हो गया। इसके बाद फिर क्या है? मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र में आप देखेंगे, मध्य मैदानी क्षेत्र में मध्य मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र ये हो गया। और इसके बाद फिर आप इधर देखेंगे, मध्य मैदानी क्षेत्र के बाद दक्षिण के पठारी एवं पहाड़ी, दक्षिण की पहाड़ी एवं पठारी। देखिए ये मैप में हो गया आपका, ये मृदाएं यहाँ पे पाई जाएंगी ऐसे। और ये 3 प्रकार के हो गए। तो ये इसमें भी मैप में भी आप समझ में कहाँ कहाँ कौन सी मृदा पाई जाएगी। ऐसे है मैप में ही है, जैसे गंगा यमुना का ये मैदानी क्षेत्र है, ये भाभर वाला क्षेत्र है और तराई वाला, और ये है आपका पठारी क्षेत्र। तो इसमें दक्षिण पठारी मृदा पाई जाएगी, पर्वतीय इसमें मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा पाई जाएगी। तो इसको पूरा ऐसे लिख लिए, नोट हो गया। अब एक एक मृदा के बारे में हम बताएंगे विस्तार से इसको। पहले जो है कौन सी है? पर्वतपदी मृदा में भाबर क्षेत्र की मृदा। ठीक, इसमें कौन सी है? भाबर क्षेत्र की मृदा। इसको नोट कर लिया आप लोग, ऐसे नोट कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर बना रहेगा ना तो कंफर्म रहेगा। ऐसे मैप बना दिए फिर कंफर्म। अब जैसे उसमें बताए हैं, वर्षा वाले में तापमान बताए हैं कि कैसे कैसे बढ़ा है। तो ऐसे पूर्वी क्षेत्र में आप लिख लीजिए 112 मैप बना के उत्तर प्रदेश का, मध्य में लिख दीजिए 94, पश्चिम में लिख दीजिए 84, नीचे लिख दीजिए 92। तो ऐसे क्लियर रहेगा ना कहाँ कहाँ है, ऐसे याद हो जाएगा, लिखना जरूरत नहीं, बस मैप बना के आप दर्शा दीजिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। ऐसे अभी बता देंगे तो मिट्टी भी ऐसे आप दर्शा लेंगे उसमें उत्तर प्रदेश की। एक मतलब एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बन रहा है। ये क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप देख करके मार देंगे ऐसे कहाँ से कैसे हो रहा। ठीक, तो ये अब आ जाएंगे हम लोग भाबर क्षेत्र की मृदा पर। इसको नोट कर लिए सब लोग? नोट कर लिए, ठीक। मैप भी बना लीजिएगा, मैप बना के वहीं पे ऐसे दर्शा दीजिएगा इसको। ठीक, अब हम आ जाएंगे भाबर क्षेत्र की मृदा। अब भाबर क्षेत्र की मृदा में आपको बताया गया है चीजों को, तो आपको बहुत कुछ बताना नहीं है इसमें। भाबर क्षेत्र की मृदा बताइए कैसी होगी? कुछ बताना नहीं, देखिए आया है, लेकिन भाबर क्षेत्र की मृदा कैसी होगी बताइए? पथरीली होगी, कंकड़ीली होगी, हाँ। और इसमें क्या होगा? ये जो है जो हमारे हिमालय की नदियां हैं वो जो है अपने अपक्षय अपर्दन के कारण जो है, जो भारी अपक्षय अपर्दन होता है उसके द्वारा जो है कंकड़ पत्थर और मोटे मोटे बालू के कण ले करके जो आएगी। अब ऐसे तो बताए थे आपको, देखिए ऐसे तो बताए थे कि ये हिमालय है। अब यहां से क्या हुआ था? यहां से नदियां गिर रही हैं, भारी अपक्षय अपर्दन हो रहा है, और यहां से क्या है? कंकड़ पत्थर और ये बालू के बड़े बड़े रेत जो है आकर के यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी जो बनेगी वो कैसी बनेगी? ये मिट्टी जो बनेगी कंकड़ पत्थर और मोटे बलुआ पत्थरों से इस मिट्टी का निर्माण होगा। अब कंकड़ पत्थर और मोटे बलुआ पत्थरों से जिस मिट्टी का निर्माण होगा उसमें कृषि की जा सकती है? नहीं कृषि की जा सकती है। ये भाबर जो आपकी ये मिट्टी है इसमें कृषि की कोई संभावना ही नहीं है। यहाँ पर जो क्या होता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी झाड़ियां और बड़े बड़े वन पाए जाते हैं, यहाँ पे खेती नहीं होती है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो है इस मिट्टी में अपने आप से जो उगते हैं, जो यहाँ पे ज्यादातर जो झाड़ियां हैं और वन पाए जाते हैं। ठीक है,
और इसमें कुछ नहीं, कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है। इसमें बस यही जानना है, यह मृदा क्या, भाबर जो मृदा है, यह मृदा जो है हिमालय के तट से ऊपर से जो हिमालय की जो मुख्य नदियां हैं उनके द्वारा जो अपक्षय अपर्दन करके जो नीचे लाया जाता है, उसमें कंकड़ पत्थर और बालू के बड़े बड़े कण होते हैं, उससे भाबर मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी का निर्माण जो पथरीली कंकड़ीली होने के कारण यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसमें जो है क्या पाए जाएंगे, झाड़ियां पाई जाएंगी, और क्या पाया जाएगा, और वन पाए जाएंगे। ये है, बस इतना ही जानना है। अब हेडिंग डाल लीजिए इसे, भाबर क्षेत्र की मृदा। भाबर क्षेत्र की मृदा आपको बहुत रटने की, कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम अब एक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, उसी कॉन्सेप्ट से लेके जाएंगे, आपको कहीं पढ़ना रटना नहीं पड़ेगा। तो अब ऐसे अभी आप तक नहीं पढ़े थे तो अभी पूछ लिया जाता भाबर मृदा क्या है, अभी दिमाग नहीं काम करता आपका कि क्या भाबर मृदा होती है। लेकिन आपके पास अभी एक कॉन्सेप्ट हो गया है। भाबर के बारे में कोई पूछेगा तो तुरंत आपका दिमाग कहाँ जाएगा कि हिमालय से जो कंकड़ पत्थर लेकर के नदियां आ रही हैं, उससे जो क्षेत्र का निर्माण हो रहा है वही भाबर है। अब उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं है। भाबर में ना तो पूछ लिया आपसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या कृषि का निर्माण होगा भाबर क्षेत्र में, नहीं होगा कृषि का निर्माण। यहाँ पे किस चीज का निर्माण होगा, यहाँ पे घास फूस और पेड़ पौधे उगेंगे, और कृषि यहाँ हो ही नहीं सकती है। तो ये आप लिख लीजिए ऐसे, यह मृदा, हेडिंग डालिए भाबर क्षेत्र की मृदा, यह मृदा हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए, यह मृदा हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए भारी निक्षेपों हैवी डिपॉजिट, निक्षेप की स्पेलिंग जो होती है अंग्रेजी जो होती है डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट करना। तो क्या हो गया, हैवी डिपॉजिट मतलब भारी निक्षेपों के कारण निर्मित हुई है। यह मृदा हिमालय नदियों से बहाकर लाए गए भारी निक्षेपों से निर्मित हुई है। फलस्वरूप यहाँ की मृदा में कंकड़ पत्थर एवं मोटे बलुआ कण की अधिकता होती है, जिसके कारण यहाँ पानी शीघ्र नीचे चला जाता है, अब उसी ऊपर जब हो गया और जब नदी गिरी, पानी गिरने लगा तो पानी क्या हो जाएगा, नीचे चला जाता, ऊपर बढ़ता नहीं। यहीं पर पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर नदियां लुप्त हो जाती हैं। तो नदियां कहाँ लुप्त हो जाती हैं, इसी भाबर क्षेत्र में जो है नदियां लुप्त हो जाती हैं। ऐसा पूछ लेता है ऐसा क्षेत्र कौन सा है, तो भाबर। तो यहाँ पानी जो है नीचे चला जाता है। यह मृदा कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त होती है। और यहाँ ज्यादातर झाड़ियां और वन पाए जाते हैं। ठीक है, वन पाए जाते हैं। ये हो गई आपकी कौन सा, भाबर क्षेत्र की मृदा हो गई। और दूसरा क्या था, तराई क्षेत्र की मृदा। तराई क्षेत्र की मृदा अब देखिए
ये भाबर क्षेत्र की थी, और उसी के ठीक दक्षिण में ही तराई क्षेत्र की मृदा है, ठीक दक्षिण में ही। अब ठीक दक्षिण में क्या है, अब यहां से जो नदियां जो यहाँ पे विलुप्त हो गई और पत्थरों के बीच से ऐसे धीरे धीरे जहां पत्थर खत्म हुए वहां से ऐसे ऐसे निकली, यहां से पतली पतली धारा में यहाँ पे आकर के जमीन पर आई, और जब ये यहाँ पे इकट्ठा हुई नदियां और जब जमीन पर स्थल पे आ गई, इसी को क्या कहा गया, तराई क्षेत्र कहा गया। तराई क्षेत्र, इसी को तराई क्षेत्र कहा गया था। तो अब तराई क्षेत्र की मृदा कैसी होगी, तो तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में आपको बताया गया था कि यहाँ पे नमी युक्त दलदली मृदा को क्या कहा जाता है, तराई मृदा कहा जाता है। नमी युक्त दलदली क्षेत्र की मृदा को तराई मृदा कहा जाता है। और यह क्या है, यह जो है यह क्षेत्र समतल होता है, दलदली होता है, और यह क्षेत्र क्या होगा, अब कृषि के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ पानी भी मिलेगा। और ये कहाँ आ गई, अब समतल भूमि पर आ गई है, समतल भूमि पर। अब तराई क्षेत्र हमारा यही गोरखपुर का है, जान लीजिए, यही उदाहरण है। जो गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ये सब जिले ही ये तराई क्षेत्र में है, कुशीनगर, ये सब तराई क्षेत्र वाले जिले हैं। तो जो है अब समतल हो गया भूमि और यहाँ पे पानी आने लगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कृषि के लिए उपयुक्त हो गई। और कृषि के लिए उपयुक्त हो गई तो यहाँ पे आपको बताया गया था, ये जो मिट्टी है तराई क्षेत्र की मृदा है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये धान के लिए सबसे अधिक यहाँ पे धान होता है, धान होता है, गन्ना होता है, और कहीं कहीं पे आपको बताया गया था जूट की खेती होती है। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये इतना ही था तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र मृदा किसे कहते हैं, अगर पूछे तराई क्षेत्र की मृदा, तो यह जो है बाबर क्षेत्र की मृदा के ठीक दक्षिण में जो नमी युक्त दलदली क्षेत्र पाया जाता है उसे तराई मृदा कहते हैं। तराई मृदा जो होती है यह क्या होती है, यह कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर धान की खेती, इसके बाद फिर किसकी खेती, गन्ने की खेती और जूट की खेती की जाती है। और ये जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तराई क्षेत्रों में नदियां जो है पृथ्वी पर आ जाती हैं। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर अंदर थी, विलुप्त थी, तराई क्षेत्र में क्या आ जाता है, ऊपर आ जाती है नदियां, और जो है पानी का स्रोत हो जाता है, और इससे क्या होता है, कृषि के लिए उपयुक्त हो जाती है। ठीक है, इसमें 3 लाइन ऐसे लिख लीजिए। तराई क्षेत्र में भाबर के समानांतर दक्षिण में, 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 समानांतर दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र, नमी युक्त दलदली क्षेत्र, नमी युक्त दलदली क्षेत्र, नमी युक्त दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। नमी युक्त दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। इस मृदा का निर्माण देखिए, अब ये मृदा जो हो रही है, इस मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है, उसमें क्या है, कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, छोटे कण आ रहे हैं, छोटे छोटे कण आ रहे हैं। इस नाते छोटे छोटे कण होने के कारण जो है ये उपजाऊ हो जा रहे हैं, यहाँ पे कंकड़ पत्थर नहीं आ रहे हैं। तो इस मिट्टी का निर्माण लिखिए, इस मृदा का निर्माण हिमालय नदियों द्वारा बहा कर लाए गए, हिमालय नदियों द्वारा बहा कर लाए गए महीन कणों के निक्षेप, महीन कणों के निक्षेप, महीन कणों के निक्षेप से हुआ है, महीन कणों के निक्षेप से हुआ है। यह मृदा महीन कणों के निक्षेप से हुआ है। यह मृदा समतल, यह मृदा समतल, दलदली, नम एवं उपजाऊ होती है। यह मृदा समतल, दलदली, नम एवं उपजाऊ होती है, नम एवं उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है। तराई क्षेत्र में नदियां, तराई क्षेत्र पर नदियां धरती पर प्रकट होती हैं, तराई क्षेत्र पर नदियां धरती पर प्रकट हो जाती हैं। तराई क्षेत्र पर नदियां धरती पर प्रकट हो जाती हैं, धरती पर प्रकट हो जाती हैं, हो जाती हैं, और यह महीन कणों के निक्षेप से,
महीन कणों के निक्षेप से उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। महीन कणों के निक्षेप से उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं और यह उपजाऊ निर्माण करती है। यह मिट्टी कृषि योग्य मानी जाती है। यह मिट्टी कृषि योग्य मानी जाती है। यह मिट्टी कृषि योग्य मानी जाती है। कृषि योग्य मानी जाती है। इस मृदा में गन्ने और धान की खेती हेतु इस मृदा में गन्ना और धान की कृषि हेतु उपयुक्त दशाएं होती हैं। गन्ने और धान की खेती हेतु उपयुक्त दशाएं होती हैं। उपयुक्त दशाएं होती हैं। अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती होती है। यहाँ पर अनेक जगहों पर जूट की अच्छी खेती होती है। जूट जो वो रस्सी नहीं बनता है, वही जूट होता है। पहले होता था ज्यादा, अब इधर कम यहाँ होता है। नहीं पहले उत्तर प्रदेश हम लोग छोटे छोटे थे तो जूट की खेती होती थी। ठीक है, अब ये हो गया आपका कौन सा, ये पर्वतपदीय क्षेत्र जो था उसकी मिट्टी के हम बारे में जान गए। पर्वतपदीय मिट्टी में दो मिट्टियां हैं, कौन है, बाबर मृदा है और तराई मृदा, दो मृदा थी। अब इसके बाद हम आ जाएंगे मध्य गंगा क्षेत्र की मृदा। मध्य गंगा क्षेत्र की मृदा। मध्य गंगा क्षेत्र की मृदा। मध्य गंगा क्षेत्र की मृदा, ठीक है। अब उसमें पहली मृदा कौन है, उसमें कौन है, खादर नवीन। देखिए पहली जो है इसमें खादर है, खादर मृदा, खादर मृदा है। अब खादर मृदा को दो तीन नामों से जाना जाता है। नवीन जलोढ़, इसी को कहा जाता है नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा। देखिए नवीन जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा, ये यहां पर ऊपर लिख दें साफ, कछारी, इसी को कछारी मृदा भी कहते हैं। खादर मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा, इसे तीन नामों से जाना जाता है। खादर मृदा। अब खादर मृदा क्या है, देखिए खादर आपको बताए थे, जो नदियां जैसे ऐसे आती है ना, आपको बताया गया था। देखिए ऐसे नदियां जा रही हैं, यहाँ पे ऐसे जा रही हैं। अब इन नदियों के जो है, इन नदियों के जो बगल में ऐसे यहाँ पे जो क्षेत्र है, नदियों के बगल में, यहाँ पे इन नदियों के बगल में जो क्षेत्र है वही खादर क्षेत्र कहलाता है। खादर क्षेत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बताया थे खादर क्षेत्र में बारिश काफी अधिक होती नहीं, मतलब नदियों के द्वारा जो है यहाँ पे बाढ़ बहुत अधिक आता है, क्योंकि नदी के किनारे वाला क्षेत्र जो है वही खादर कहलाता है। यहाँ पे बार बार क्या होता है, मिट्टी का परिवर्तन भी होता है। जैसे नदियों के द्वारा भाई एक बार ला करके जमा कर दी गई मिट्टी, और उसके बाद जब बाढ़ बार बार आएगी तो बाढ़ के साथ जो है काफी मृदा आती है, और जब वापस जाती है तो पानी तो चला जाता है लेकिन मिट्टी यहीं पर रह जाती है, तो नवीन मृदा का निर्माण होता है। तो खादर जो ये क्षेत्र होता है यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, नदियों के किनारे जो क्षेत्र है। अब इसके बगल में जो है आप देखेंगे यहाँ पर बांगर क्षेत्र पाया जाएगा। बांगर जो कृषि के लिए उतना उपजाऊ नहीं होगा, क्योंकि बांगर क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है। मृदा जो पुरानी एक बार में मृदा जो है बन गई है, उस पर फिर बार बार परिवर्तन नहीं होता, वही पुरानी। अब एक ही मृदा का बार बार प्रयोग करेंगे तो बांगर हो जाएगी नहीं, इसी नाते उसको बांगर मृदा कहते हैं। ये इन नदियों से दूर होती है जहां पर बाढ़ नहीं आता है, और जहां पे बाढ़ आता है मिट्टी में परिवर्तन होता है। बार बार नदी आई, पानी आया बाढ़ लेके मिट्टी को, और वहां पे जमा कर दिया, और वो क्या हुआ, मिट्टी चेंज हो गई, एक बार में मिट्टी चेंज हो गई,
और उसके बाद फिर वो उपजाऊ मिट्टी हो गई। जैसे अभी देखेंगे कि आप लोगों के जो क्षेत्र होगा, कहीं बाढ़ आता होगा, वहां पे देखिए एक बार बाढ़ आके फिर वापस चली गई ना, फिर वहां पे कोई फसल बोएंगे तो बड़ा अच्छा फसल होता है। तो ये उपजाऊ हो जाती है वो जमीन, वो कई क्षेत्रों का मिट्टी लेकर के आती है ना अपने साथ, और जब बाढ़ रुक जाता है तो पानी वही मिट्टी बैठ जाती है, तो इस नाते यह उपजाऊ हो जाती है। अब ये जो आपका खादर मृदा है, ये इसका निर्माण जो हुआ था प्लेस्टोसीन युग में, इसका निर्माण हुआ था। प्लेस्टोसीन युग जो होता है उसमें इसमें खादर मृदा का निर्माण हुआ था, और इसमें जो पाया जाता है चूना पोटास, इसमें जो पाया जाता है, इसमें चूना पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इस मृदा में क्या क्या पाया जाता है, तो ये इसका निर्माण किसमें हो रहा है, प्लेस्टोसीन युग में हो रहा है। इसमें जो है चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जैव तत्व पाया जाता है। अब खादर मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कैसे हो रहा है। इसमें जो बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी लाई जा रही है उसे खादर मृदा का निर्माण हो रहा है। अब इसमें जो है खादर निर्माण कब हुआ है, मतलब इस मिट्टी का निर्माण अगर पूछेगा किस युग में हुआ है, तो प्लेस्टोसीन युग में इस मिट्टी का निर्माण हुआ था। और यह मृदा जो है, इस मृदा में क्या पाया जाता है, तो चूना पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है इसमें, और जैव तत्व भी पाए जाते हैं। और इसकी विशेषता क्या है इस मिट्टी की, तो यह मिट्टी जो होती है हल्के भूरे रंग में जो होती है, यह हल्के भूरे रंग में छिद्रयुक्त मृदा होती है, जो कि हल्का भूरा रंग और छिद्रयुक्त मृदा होने के कारण इसमें कणों वाली मृदा होती है। तो इसमें क्या होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करने की इसकी शक्ति होती है, क्योंकि पतली छोटी होती है, छिद्रयुक्त होती है, तो इसमें पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो है जल धारण क्षमता अधिक होती है। और इसके बाद फिर यह उर्वरा शक्ति भी इसमें अधिक होती है, क्योंकि आपको बताया है खादर क्षेत्र जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है वापस चली जाती है, और फिर बाढ़ वापस चली जाती है तो मृदा का विकास जो होता है वह क्या होता है, उपजाऊ होता है। तो यह मृदा का विशेषता जो है यह हल्की भूरी और के छिद्र युक्त होती है। तो इस नाते यह क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, और इसमें जो है उर्वरा शक्ति बहुत अधिक होती है। तो यही केवल इसमें यही जानना है कि खादर मृदा क्या है, तो खादर मृदा जो है प्लेस्टोसीन युग में ये पाई गई मृदा है। इस मृदा के में जो है चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जैव तत्व पाए जाते हैं। और यह मृदा जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषता क्या है, तो यह मृदा जो है छोटे जो छिद्रयुक्त होती है और हल्के भूरे रंग की होती है, और इसमें पानी की एब्जॉर्ब मतलब सोखने की क्षमता होती है, और यह उपजाऊ मृदा है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए इसको 3 लाइन में बस लिखिए। इस मिट्टी का लिख लीजिए निर्माण जो होता है, निर्माण लिख लीजिए, हेडिंग लाइए निर्माण। खादर नवीन कछारी मृदा का निर्माण जो होता है प्लेस्टोसीन युग में कांप मिट्टी, कीचड़ और बालू से निर्माण होता है इसका। प्लेस्टोसीन युग में कांप मिट्टी, कीचड़ और बालू से निर्माण होता है। जैसे उसका निर्माण हुआ है इसमें जो निर्माण हो रहा है आप देखेंगे कांप मिट्टी, कीचड़ और बालू से इसका निर्माण हो रहा है। इसमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, पदार्थ कौन कौन से पाए गए हैं। निर्माण लिखिए, प्लेस्टोसीन युग में इससे निर्माण हुआ है कांप मृदा जो होती है, इसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। कांप और क्या है, कीचड़ है और बालू, इससे इसका निर्माण हो रहा है। पदार्थ क्या पाए जा रहे हैं, तो पदार्थ इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम। ऐसे पूछ लेता है कि किस मृदा में जो है चूना, पोटास और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, तो खादर मृदा में। ठीक है, तो और इसमें जैव तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसमें जैव तत्व। अब इसकी विशेषता लिख लीजिए, 2 लाइन लिखिए। यह हल्के भूरे रंग की विशेषता, हेडिंग डाल लीजिए उसमें विशेषता। यह हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त महीन कणों वाली मृदा है। हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त महीन कणों वाली मृदा है। इसका
जल धारण करने की क्षमता, इसकी जल धारण करने की क्षमता, इसकी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी उर्वर होती है, उर्वरा शक्ति अधिक होती है इस मिट्टी की, यह भी विशेषता है, उर्वरा शक्ति अधिक होती है। उर्वरा मतलब उर्वर मतलब फसल उत्पादन के लिए अत्यधिक होती है, उर्वरा होती है मतलब उसमें क्या होगा कि फसल का उत्पादन करेंगे तो आप उसमें आप बढ़िया फसल का उत्पादन होगा। मिट्टी जो है कृषि के लिए उपयुक्त होती है, उर्वरा मतलब उपयुक्त होगी ये कृषि के लिए, इसमें बहुत खाद वाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप मिट्टी उर्वरक होती है, उर्वर होती है। ठीक है, अब इसमें लिखिए इस बलुआ, इसे क्या क्या नामों से और जाना जाता है, लिख लीजिए इसे बलुआ सिल्ट, बलुआ सिल्ट, बलुआ दोमट, बलुआ सिल्ट, बलुआ दोमट और मटियार दोमट, बलुआ दोमट, मटियार दोमट आदि नामों से जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। अब इसके बाद हो गई बांगर। ठीक है, अब यहीं तक रहने दे रहे हैं, यहीं तक आपका रहने दे रहे हैं। मिट्टी आ रहा समझ में, एकदम जान लीजिए वही उसी कॉन्सेप्ट पे हम लेके चल रहे हैं, आपको बहुत पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस खाली चीजों को समझना भर है कैसी कैसी मृदा है। अब इसके बाद जो है आपको जो तीसरा वाला है उसमें कुछ अलग से मृदा आएगी, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है क्या क्या है, लेकिन बहुत आसान, उसको ऐसा समझाएंगे कि याद हो जाएगा आपको। ठीक, ये मृदा हो जाएगा। इसके बाद फिर हम नदी का बताएंगे, जो उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं, नदियों का विकास कहाँ से मतलब वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं, कौन सी नदी किसकी सहायक है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, पूरा नदी के बारे में। ये जो मिट्टी खत्म होगा इसके बाद नदी वाला चैप्टर, और उसके बाद जो है ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक एक आपको, और पूरा देखिए विस्तार से बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का, पूरा विस्तार से एकदम की मतलब एक कॉन्सेप्ट कौन चीज किसी चीज का बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब बन जाएगा ना चीजें, तो आपको वैसे क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप जब देखेंगे तो वैसे दिमाग लगा के मार देंगे, ऐसे हो जाता है। ठीक, आ रही समझ में चीजें ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइए हमको, क्योंकि देखिए आप ही लोगों में हम भी तैयारी करते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं, संकोच नहीं करना चाहिए, सब लोग अपना है सब, तो उसमें कोई संकोच नहीं कि सर ये नहीं समझ में आया ऐसे बता दीजिए, ये कैसे हुआ वो कैसे, एकदम पूछिए एकदम। मेरा हम लोगों का जो भाई जो कोचिंग का मकसद क्या है कि यहीं पर आपको बढ़िया से तैयारी करा दिया जाए, बस आए क्वेश्चन आपको लगाना रहे। इस नाते जो है आपको कहीं भी कोई समस्या हो रही है उसको जरूर कहिए और जरूर बताइए। ठीक है, जहां ना समझ में आए विषय से किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक, इसके बाद फिर तो यहीं तक आज क्लास रहेगी। ठीक है, ओके, उसको आप लोग लेते जाइएगा किताब जिसको देखना